देखिए बाबर आजम की जहाँ तक आपने बात की तो वो आपका वाइट बॉल कैप्टन है। शाहीन अफरीदी की जगह तो कोई भी वापस नहीं आ रहा। जहाँ तक रहेगी आमिर और इमाद की बात, तो उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल किया है। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो शाहीन अफरीदी का नाम सर फहरिस्त होता है। तो वी हैव टू सेव आवर प्लेयर्स, और इस रोटेशन पॉलिसी में कप्तान भी बैठेंगे और बैठ सकते हैं। जो कप्तान अनाउंस किया है बाबर आजम के, आपकी रजामंदी से बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाया गया, एक तो बताइएगा उनका टेन्योर क्या न्यूजीलैंड सीरीज के लिए है? दूसरा, अभी तक वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ, वो कौन होगा? क्या माजी की तरह जिस तरह वाइस कैप्टन तो बना दिया जाता है, लेकिन जो कप्तान तब्दीली की बारी आती है तो किसी और को कप्तान बना दिया जाता है, तो वाइस कैप्टन क्या इस दफ़ा कप्तानी के लिए अवेलेबल भी होगा? और बाबर आजम का टेन्योर? देखिए बाबर आजम की जहाँ तक आपने बात की तो वो आपका वाइट बॉल कैप्टन है, ठीक है जी। जहाँ तक रहेगी वाइस कैप्टन की बात, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमारी डिस्कशंस चल रही है। वी वांट समबडी टू स्टैंड बाय बाबर, और उसमें हम हर एक चीज़ को देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो टीम की बेनिफिट में है, तो फिर वो हम इंशाल्लाह लेटर अनाउंस करेंगे। ऑब्वियस है, आपको कोई शक? जब वहाँ भाई एक ही बता दें, जो आपने रोटेशन पॉलिसी मुतारिफ कराई है, क्या ये कप्तान पे लागू होगी या कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स पे होगी? दूसरा ये बता दें, लास्ट टाइम आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी कामरान अकमल के साथ, उस वक्त आपका फोकस था कि हमने बैकअप तैयार करना है, लेकिन बैकअप हमारा ये तैयार हुआ कि शाहीन अफरीदी की जगह एक रिटायर्ड प्लेयर वापस आ गए, इमाद वसीम भी जो है वो भी रिटायर्ड प्लेयर वापस आ गए, जबकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो हसीबुल्ला है, इरफान जिसमें साहबजादा फरहान है, जो एक मोहम्मद अली जो PSL बड़ा अच्छा खेले हैं, उनको रिजर्व में रख दिया है। तो ये कैसा बैकअप प्लान है कि एक रिटायर्ड प्लेयर वापस आ रहे हैं शाहीन अफरीदी की जगह? अच्छा, देखिए शाहीन अफरीदी की जगह तो कोई भी वापस नहीं आ रहा। जहाँ तक रहेगी आमिर और इमाद की बात, तो उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल किया है। इमाद वसीम जो थे वो इस सीरीज़ से पहले, एक सीरीज़ पहले उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ये बताया था कि उनके कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है। वंस ही हिमसेल्फ टुक दैट रिटायरमेंट बैक, तो वो पाकिस्तान के हक़ में जो बंदा बेहतरीन होगा, जो हम समझते हैं, जिस तरह आपने देखा कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं, लेकिन इमाद वसीम थ्रू आउट एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। सो जब वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे, तो फिर सिलेक्शन कमेटी का यह हक बनता था कि वो बेस्ट फॉर द पाकिस्तान पर्पज़ उनको सिलेक्ट करें। मोहम्मद आमिर की बात की आपने, तो देखिए अभी गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा कि हमारे इंजरी प्रोन लोग बहुत ज़्यादा थे, और आमिर की परफॉर्मेंसेज भी सबके सामने हैं, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स जिसमें से आप सिलेक्ट करते हैं, स्पेशली जो आपकी T20 टीम है। तो आई थिंक परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं, एंड इफ़ समबडी इज़ अवेलेबल, ये मैटर नहीं करता कि क्या कहते हैं कि वो कितना, सॉरी, ये मैटर करता है कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहा है। तो आई थिंक आमिर वॉज वन ऑफ दोज चॉइसेस, तो इस वजह से वो हमने उसको वापस टीम में लिया है। कीपिंग इन माइंड कि ऑब्वियसली हारिस रॉफ इज ऑल्सो अनफिट टिल, मैंने आपको बताया कि मे बी ही विल बी अवेलेबल फॉर द इंग्लैंड सीरीज। जहाँ तक रह गई रोटेशन पॉलिसी की बात, देखिए वर्कलोड मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक वर्ल्ड कप से पहले हमारा नसीम शाह का इशू हुआ, उसके बाद शाहीन को भी हम देखते रहे कि उसको रिसेंटली उसको इंजरी से वो आया और वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है। सो वी हैव टू कीप आवर बॉलर्स फ्रेश फॉर द वर्ल्ड कप, बिकॉज वी वांट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और ये वो बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी जो दुनिया के क्रिकेट में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट है। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो शाहीन शाह अफरीदी का नाम सर फहरिस्त होता है। तो वी हैव टू सेव आवर प्लेयर्स, और इस रोटेशन पॉलिसी में कप्तान भी बैठेंगे और बैठ सकते हैं। ये पॉलिसी सब प्लेयर्स के लिए है, इंक्लूडिंग द कैप्टन। अब ये देखें, हमने जो हमारा विजन जो है हमने को सेट किया है सब ने मिलकर, यही है कि हम एक ऐसा सिस्टम सेट कर दें। हम रहते या नहीं रहते, हुकूमत रहती कि नहीं रहती, कोई चेंजिंग होती कि नहीं होती, पर ये कि प्लेयर्स के साथ जो है ना बिल्कुल इंसाफ हो, और प्लेयर को ये फील ना हो कि कोई रहे ना रहे, तो उनकी सिलेक्शन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा फ़ायदा हो उससे। तो हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सिस्टमाइज करें सारा कुछ। आपके सवाल का जवाब देते हुए कि एज अ सेलेक्टर और उसके बाद सीनियर मैनेजर, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते कि जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इन सब जो हमारा पैनल है उसको एडिशनल जिम्मेदारियां भी दूंगा। तो ये जिम्मेदारी उसमें से एक जिम्मेदारी। दूसरी बात यह कि ये जो सीनियर मैनेजर की आप बात करें कि आज से पहले नहीं हुआ, आप इसको सीनियर मैनेजर कह दें, आप इसको ऑब्जर्वर कह लें,
पहले भी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर साथ काम करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और ये हिस्ट्री में रहा है। इवन के लास्ट सीरीज में भी मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स थे, और ये चलती आती है। तो मेरा निकाल के ये कोई नई चीज़ है या कुछ समथिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स है। आपको सवाल को आगे लेके जाते हुए, ऑब्वियसली एज अ सीनियर मैनेजर, ऑब्वियसली आई विल लुक इनटू द मैनेजमेंट साइड एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो ओवरसी द रोटेशन पॉलिसी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, बच्चों के साथ लड़कों के साथ रहना, उनके वर्कलोड्स को ऑब्जर्व करना। और ये कोई एक नई चीज़ नहीं है। दुनिया में जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपनी टीम्स के साथ ट्रैवल भी करते हैं। बट एज एन मैनेजर ऑब्वियसली वी आर लुकिंग इनटू द मैनेजमेंट साइड, प्लस looking at what things are going and how things are progressing in the future. So that is, thank you. आपसे क्वेश्चन पहले मेरा ये था कि कैंप से ये इख्तलाफात सामने आ रहे थे कि शायद खबरें सामने आ रही थी कि शाहीन आफरीदी की कप्तानी जाने के बाद बाबर आजम और इन दोनों के दरमियान कुछ ग्रुपिंग बन रही है। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत चाह रहा था कि क्या प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कैंप के अंदर आपने कैसा माहौल देखा है? क्योंकि बाबर आजम को जिस तरीके से कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन अफरीदी को लाया गया, तो ये एक रॉन्ग परसेप्शन जा रहा था। तो उस हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी मांग रहे थे। और दूसरा, रमीज़ राजा की एक स्टेटमेंट आई थी मोहम्मद आमिर के हवाले से कि अगर वो उनके बेटे होते तो वो उनको आग कर देते और वो उसको खिलाते ना। तो क्या आप समझते हैं ये स्टेटमेंट काफ़ी नेगेटिव है, इस तरह गलत इम्पैक्ट जाता है? क्या कहेंगे इस पर भी? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर सेइंग दिस कि जो ये रमीज़ राजा साहब ने जो कमेंट किया मोहम्मद आमिर के ऊपर, दैट इज़ वेरी हार्श, और मेरा नहीं ख्याल कि ये बनता। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव कमेंट। आई थिंक हर एक बंदे का अपना परसेप्शन है, और हर एक बंदे को अपनी इस दुनिया में, और हमारा दीन भी अलाउ करता है कि वो अपने ख्वाहिशात का इजहार कर सकता है। सही हो गलत हो वो बात की बात है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नेगेटिव कमेंट। ऐसे उनका है, सोच ही उन तक रहेगी। दूसरी बात जो आपने की माहौल की, देखिए हमारे इधर इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो जाती है, चीज़ों को ख़राब करने वाले हम लोग ही होते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी तो मीडिया में इतनी ज़्यादा, और सोशल मीडिया आजकल इतना एक्टिव है कि वो इतनी ज़्यादा बातें कर रहा था कि ऐसे लग रहा था कि शायद अगर हम काकूल ना जाते तो आपस में एक दूसरे को मार मूर ही ना देते। तो उसका जवाब ये है कि जब हम गए तो हमने देखा कि इससे अच्छा माहौल हमने नहीं देखा। लड़के बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे। जब अपनी ट्रेनिंग से फारिग होते थे, रोज़ा इफ्तार करते थे, तो वहाँ पे एक स्नूकर रूम है, गेम रूम है, उधर बैठ के कुछ स्नूकर खेल रहे होते थे, कोई टीवी पे मैचेस देख रहे होते थे, क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे, और एक बहुत ही अच्छा माहौल था। मेरा ख्याल है कि जब भी हम लोग इस तरह की कोई न्यूज़ ब्रेक करें तो आई थिंक उससे पहले हमें इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और आई थिंक यही उनका मकसद है, और उस मकसद की वजह से आई थिंक वो लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे भी इकट्ठे रहेंगे, और यही लोग जिनकी आप बात करें, यही आप लोगों को पाकिस्तान के मैचेस जितवाएंगे।